सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा? सिस्टम से सराउंडिंग। इसका मतलब ये जो एनर्जी का फ्लो है वो वन वे है या टू वे है? दोनों वे हो सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहां से कहां पे जा रहा है? तो हमको क्या करना होगा? दोनों का हीट मेजर करना होगा। इफ हम ये मान के चलते हैं कि हीट ऑफ सराउंडिंग ज्यादा है और हीट ऑफ सिस्टम का तो क्या होगा? सराउंडिंग से सिस्टम। हीट ऑफ सिस्टम ज्यादा है और हीट ऑफ सराउंडिंग कम है, तो क्या होगा? ठीक है, तो इन्होंने यही बोला कि एनर्जी का ट्रांसफर दोनों वे से होता है, सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको हमने हीटिंग कॉइल माना और ये हीटिंग कॉइल हमारा सराउंडिंग है। ठीक है, इस हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे मैंने इस मेटल के रॉड को रख दिया, मेटल के ब्लॉक को। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सराउंडिंग है। टेम्परेचर ज्यादा किसका है? सराउंडिंग का। कम किसका है? तो क्या होगा? सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा। कब तक आएगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। मतलब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पे एनर्जी का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। क्या मैं उस प्रोसीजर को इक्विलिब्रियम बोलूं? टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम है तो इसको मैं बोलूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम। सही है, अब ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा हीट इसको सप्लाई किया, क्या होगा? सिस्टम का हीट बढ़ जाएगा और सराउंडिंग का हीट कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा? ये सिस्टम जो रहेगा वो सराउंडिंग में क्या करेगा? हीट को ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब हीट ट्रांसफर का जो तरीका है वो वन वे है, टू वे है? टू वे। ठीक है, अब इसी बेसिक प्रिंसिपल को लेके हमको आगे जाके पढ़ना है। उसके लिए थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं प्रोसेस। हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखा था, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। हमने केमिकल रिएक्शन भी पढ़े थे कि रिएक्शंस क्या होते हैं। कितने टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे? एक पढ़ा था रिवर्सिबल और दूसरा पढ़ा था इरिवर्सिबल। जो रिएक्शन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है लेकिन प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। और जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंडीशन को चेंज करने के बाद ही वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। साथ में रिएक्शन के बारे में हम और दो बातें पढ़ते हैं। एक रिएक्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नाम सुना है स्पॉन्टेनियस? आया नहीं? कोई बात नहीं, इसको निकाल देते हैं। जो फैमिलियर वर्ड है पहले उसको देखते हैं। रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं फिजिबल रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं नॉन फिजिबल रिएक्शन। अब ये नाम सुना है? फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, तो इसको मैं बोलूंगा इट इज अ पॉसिबल रिएक्शन। तो ये क्या बनेगा? नॉट पॉसिबल। सही है, और ये जो पॉसिबल रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं फिजिबल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको बोलेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और इसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस नाम का जो वर्ड है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियसली कुछ हुआ, इसका मतलब सडनली हुआ। यहाँ पे हमको सडनली से नहीं जाना है, हमको उसका रियल मतलब देखना है। अब जो प्रोसेस होते हैं ये प्रोसेस को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? प्रोसेस मतलब कुछ काम हो रहा है। अब ये काम करने के तीन तरीके। पहला, कुछ काम करने के लिए नो इनिशिएशन। नो इनिशिएशन का मतलब वो काम करने के लिए आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे NaOH है, इसको हमने बोला बेस। ये क्या है? बेस। इसका रिएक्शन करते हैं हम एसिड के साथ, इसको बोल सकते हैं एसिड रिएक्ट विद बेस। और एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर।
और इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सही है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए आपको NaOH में HCl इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साथ में पानी बनेगा। तो ये रिएक्शन करने के लिए आपको अलग से हीट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए आपको किसी भी इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे NaCl है वाटर में, और इस NaCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो आपने एक ग्लास वाटर में थोड़ा सा NaCl ऐड कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया, तो ये बन गया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। इसको डिसॉल्व करने के लिए आपने उसको एनर्जी सप्लाई नहीं किया। इसका मतलब इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कुछ भी इनिशिएशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल, हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज CH4, दैट इज कॉल्ड एज CH4। अब ये जो CH4 है, इस CH4 का हमको कंबशन करना है। क्या करना है, कंबशन। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2। साथ में क्या मिलेगा, हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब इस हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना है, तो रिएक्शन किसके साथ करना होगा, ऑक्सीजन के साथ। अब देखो, जो LPG का सिलेंडर होता है उसमें गैस प्रेजेंट होता है, जिसका जो फ्यूल करके हम यूज करते हैं। अब आपने क्या किया, सिगड़ी का जो नॉब है उसको खोल दिया, तो क्या होगा, उसमें से गैस बाहर निकलेगा, और जैसे गैस बाहर निकलेगा तो एकदम से फायर प्रोड्यूस हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब उस हाइड्रोकार्बन का कंबशन अपने आप हो रहा है। तो उसका कंबशन करने के लिए हमको इनिशिएशन करना होगा कि नहीं करना होगा, मतलब उस हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना है, तो वो कंबशन करने के लिए हमको वहां पे थोड़ा सा हीट सप्लाई करना होगा। इसका मतलब वो रिएक्शन करना है, हमको किसी का कंबशन करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट सप्लाई करना होगा। तो इन दोनों रिएक्शन में और इस रिएक्शन में फर्क क्या है, ये दोनों रिएक्शन होने के लिए हमको हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन करने के लिए हमको हीट सप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये रिएक्शन होने के लिए हमको एनर्जी देनी होगी, इस रिएक्शन को देने की जरूरत नहीं है। तो इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमको इनिशिएशन करना होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमको इनिशिएशन करने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो एक रिएक्शन में हमको इनिशिएशन करना होगा, इनिशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी, और दूसरे रिएक्शन में इनिशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक टाइप हो गया वो रिएक्शन जिसमें इनिशिएशन नहीं करना है। तो दूसरा टाइप क्या होगा, नीड ऑफ इनिशिएशन। अब ये इनिशिएशन का नीड कैसे होगा, दो तरीके से। At starting only, मतलब आपको इनिशिएट कब करना होगा, और एक बार आपने स्टार्टिंग कर दिया तो आपको फिर से उसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। और इसमें till end of reaction, सही है। इसका एग्जांपल जो मैंने एलपीजी का एग्जांपल दिया था, अब उस बर्नर से गैस निकल रहा है, उसका कंबशन करना है, तो आपने लाइटर यूज करके एक बार नॉब प्रेस कर दिया, स्पार्किंग हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। उस हीट की वजह से उस फ्यूल ने क्या किया, कंबशन करना शुरू कर दिया, और आप कुछ खाना बना रहे हो। तो जब तक खाना बनेगा आपको लाइटर प्रेस करना है नहीं है ना। इसका मतलब आपको कंटिन्यूली उसको इनिशिएट करना है क्या, नहीं करना है, आपको एक ही बार इनिशिएट करना है, और आपने एक बार इनिशिएट किया तो रिएक्शन अपने आप हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हमको करना क्या है, एक ही बार इनिशिएट करना है, और एक बार हमने इनिशिएट कर लिया तो रिएक्शन अपने आप हो रहा है। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, नीड ऑफ इनिशिएशन एंड नो नीड ऑफ इनिशिएशन।
लेकिन ऐसा नीड जो स्टार्टिंग में रहेगा एंडिंग तक नहीं रहेगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ जनरल लाइफ वाला। यहाँ पे इस प्रकार का हिल है, इसको मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है और यहाँ पे ये पॉइंट सी है। ठीक है, 3 पॉइंट है अलग अलग। यहाँ पे मैंने एक आयरन का बॉल रखा है, कहाँ पे ए पे। इस आयरन के बॉल को ए से बी तक लेके जाना है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ और एंडिंग पॉइंट? आपको करना क्या है, इस आयरन के बॉल को ए से बी तक लेके जाना है, और जब ये ए से बी तक चले जाएगा तो हमारा रिएक्शन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो इस बॉल को ए से बी तक लेके जाना है। अब आपने क्या किया, उसके लिए उसको एनर्जी देना सप्लाई किया। अब एनर्जी देते जा रहे हो, बॉल ऊपर लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, यहाँ पे जाके आपने एनर्जी का सप्लाई बंद किया, क्या होगा? तो आपका इनिशियल और फाइनल सेम ही हो गया। इसका मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपको इनिशिएट एक ही बार करना है या हमेशा करते रहना है? तो ये वाला आ गया। अब टिल एंड लिखा है, तो ये हमारा स्टार्टिंग है और ये हमारा एंडिंग है, तो इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना होगा। अब इसके लिए मैं इसको एनर्जी हमेशा सप्लाई करूंगा या एक ही बार? सही है, तो ये इस तीसरे कैटेगरी में आते हैं। अब इस बॉल को हम यहाँ पहुंचा दिए, कहाँ पे? बी पे। अब ये बॉल बी पे है, पहुंच गया। अब इस बॉल को बी से सी तक लेके आना है, 1 2। नो इनिशिएशन, नीड इनिशिएशन। ओके, अब 2 में 2 ऑप्शन है, इसको बोलता हूं मैं 2A, इसको बोलता हूं 2B। मतलब एक ही बार हमको इनिशिएट करना होगा। एक बार हमने इनिशिएट कर दिया तो ये बॉल जो रहेगा वो सीधा यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए भी हमको इनिशिएशन करना होगा, लेकिन इस प्रोसेस में इनिशिएशन कहाँ करना होगा? एट द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन। फिर से हमको कंटिन्यूली इनिशिएशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन की हम बात करते हैं तो इसके लिए हमको कंटिन्यूली क्या करना होगा? इनिशिएशन करना होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएशन हम 2 पार्ट में जाते हैं। या तो आपको इनिशिएशन नहीं करना है, या तो आपको इनिशिएशन चाहिए। इनिशिएशन ओनली स्टार्टिंग में चाहिए, या तो इनिशिएशन थ्रू आउट द रिएक्शन चाहिए। ठीक है, इसी का इस स्पॉन्टेनियस नेचर के साथ रिलेशन है। पहले ऐसा कहा जाता था कि जो रिएक्शन अपने आप होता है, जो रिएक्शन, ऐसे कितने रिएक्शन अपने आप होने वाले हैं? कितने रिएक्शन होंगे इसमें से अपने आप? ये वाला अपने आप होगा, ये वाला अपने आप होगा, ये अपने आप नहीं होगा। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो अपने आप होते हैं। द रिएक्शन विच ऑकर्स ऑन इट्स ओन। और जो रिएक्शन अपने आप होते हैं, जिस रिएक्शन के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, उस रिएक्शन को कहा जाता था स्पॉन्टेनियस। और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होते हैं, उस रिएक्शन को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बन गया डेफिनेशन किसका? स्पॉन्टेनियस का। क्या हो गया? रिएक्शन विच ऑकर्स ऑन इट्स ओन, इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस। और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा? सिंपल। बाद में थोड़ा सा चेंज किया गया। इफ हम पहले डेफिनेशन के हिसाब से बोलते हैं तो ये वाला रिएक्शन जो रहेगा ये अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको क्या बोलेंगे? अपने आप हो रहा है या हमको इनिशिएट करना पड़ रहा है? मतलब इसको क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसको भी क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन बाद में थोड़ा सा चेंज किया गया। डेफिनेशन ऐसा बनाया गया, जिस रिएक्शन, जो रिएक्शन अपने आप होता है, या तो जिस रिएक्शन को इनिशिएट करने के बाद अपने आप होता है। देखो दोनों वर्ड अलग अलग है।
जो रिएक्शन अपने आप होता है, या तो जिस रिएक्शन को इनिशिएट करने के बाद वो रिएक्शन अपने आप होता है, उस रिएक्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और जिस रिएक्शन को हमेशा इनिशिएट करना होता है, उस रिएक्शन को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये वाला जो रिएक्शन रहेगा, ये कौन सा बनेगा? स्पॉन्टेनियस। इसको क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसको क्या बोलेंगे? समझा? मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब डेफिनेशन बाद में देखेंगे। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो रिएक्शन अपने आप होता है, या तो जिस रिएक्शन को एक बार इनिशिएट करने के बाद रिएक्शन अपने आप होता है, उस रिएक्शन को बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। और जिस रिएक्शन को हमेशा इनिशिएट करना है, उसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या बन गया? अपने आप हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अपने आप हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे तो अपने आप होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस। यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, तो लिखो मतलब। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। जो समझा है पहले वो लिखना है, डेफिनेशन तो टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। Done? ठीक है, कॉपी क्लोज करो। अब यहाँ पे कुछ सिंबल सबको पढ़ने। सपोज इफ कहीं पे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब ये चैप्टर थर्मो है, इसके बाद इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन नाम का वर्ड बार बार आता है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ब्रैकेट NH3 इक्वल्स टू 3 मोलर। इसको रीड कैसे करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इज 3 मोलर। तो जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखा तो यही मानना है कि वो क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ब्रैकेट H2 और इसके सामने लिखता हूँ मैं 0.3 मोलर। इसका मतलब क्या होगा? रीड कैसे करोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज 0.3 मोलर। तो जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है तो यही मानना है कि वो क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, दैट इज H2 react with N2, it is converted into NH3. This is balanced.
डिजिट बैलेंस बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आर 2, नंबर ऑफ एटम्स आर 3। हो गया। अब मैं आपको लिखता हूँ इनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है, या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। 3:1:2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ N2 का रिएक्शन करते हैं तो कितने मोल ऑफ अमोनिया मिलेंगे। ऐसे हुआ ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये बताता है कि कितने मोल को यूज करेंगे तो कितना मोल मिलेगा। तो 1 मोल ऑफ N2 को यूज करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिलेंगे। 3 मोल्स ऑफ H2 को यूज करते हैं तो कितने मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स। तो 3 मोल्स के लिए 2 मोल्स, तो 6 मोल के लिए 4 मोल। ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनमें से किसका क्वांटिटी कम होता है। जब रिएक्शन होगा तब किसका क्वांटिटी कम होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट का। ये दोनों के दोनों जो है ये रिएक्टेंट है और ये जो है ये किसका काम करेगा, प्रोडक्ट का। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये इनकम्प्लीट पेन है और इस इनकम्प्लीट पेन में जब ये कैप लगा देंगे तो ये पेन कैसा बनेगा, कंप्लीट। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैप है और यहाँ पे इनकम्प्लीट पेन है, इनको कंबाइन करेंगे तो ये कंप्लीट पेन बनेगा। सही है। अब आप मुझे बताओ एक कंप्लीट पेन बनाने के लिए मुझे कितने कैप चाहिए, और कितने इनकम्प्लीट पेन चाहिए। तो इनका रेशियो क्या हुआ, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:1:1। सही है। अभी मैंने टाइम इक्वल टू 0 सेकंड लिखा, इसका मतलब मैंने रिएक्शन शुरू किया कि नहीं किया। टाइम 0 मतलब रेस शुरू किए कि नहीं किए, नहीं किए। तो अभी तक हमने रिएक्शन को शुरू नहीं किया, टाइम इज 0 सेकंड। 0 सेकंड में यहाँ पे जो कैप्स है वो 100 है। कैप्स कितने हैं, 100 है। और इनकम्प्लीट पेन जो है ये भी 100 है। कितने हैं, 100। जिसको पूछूंगा वही बताएगा। तो जब कैप का क्वांटिटी 100 है, इनकम्प्लीट पेन का क्वांटिटी 100 है, तो कंप्लीट पेन कितने होंगे, सोचो। क्वेश्चन क्या है, कैप्स आर 100, इनकम्प्लीट पेन आर 100, तो कंप्लीट पेन कितने होंगे। 100 नहीं होंगे, क्यों, टाइम 0 है। गुड, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने रिएक्शन शुरू नहीं किया और जब रिएक्शन शुरू नहीं किया तो प्रोडक्ट कितना रहेगा, 0। ठीक है। अब ये मान लिया कि ये मैंने आपको दे दिया क्लास में कि आप क्लास में 100 कैप है, 100 इनकम्प्लीट पेन है और ये मैंने रख दिए। अब मैंने आपको बोला है कि आप क्या करो, कंप्लीट पेन बना के रखो। चाय नाश्ता करने चला गया मैं, आफ्टर टाइम 20 सेकंड आ गया मैं, कितने, 20 सेकंड। तो यहाँ पे मुझे 20 कंप्लीट पेन मिले। कितने, 20। तो ये सब सामान आपको देके गया था कि मैं जा रहा हूँ, आपको ये पूरा काम करना है और इनकम्प्लीट पेन को कंप्लीट पेन में कन्वर्ट करना है। बाहर चला गया, 20 सेकंड के बाद आके देखता हूँ तो टेबल के ऊपर कितने मिले, 20 कंप्लीट पेन मिले। सही है। अब आप बताओ कितने कैप बाकी है आपके पास। आपके पास टोटल कैप कितने थे, 100। आपने पेन कितने बनाए, एक पेन के लिए कितना कैप, तो 20 के लिए, मतलब यहाँ पे रहेगा 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80। तो आपके पास कैप कितने बचे, 80। रिएक्शन शुरू किया कि नहीं किया, और यहाँ से यहाँ तक आया। तो टाइम 0 सेकंड से लेकर टाइम 20 सेकंड तक आ गया। इनकम्प्लीट पेन कितने रहेंगे, तो ये रहेगा 100 माइनस 20, तो ये बन जाएगा 80 और प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 20। समझा नहीं समझा। अब मैं बोलता हूँ कि मैं फिर से बाहर चला गया और अब मैं 50 सेकंड के बाद आ गया, तब यहाँ पे मुझे मिले 50 पेन। कितने, 50, 60 मान लेता हूँ, 60 पेन। तो कैप कितने बचेंगे, 40, और इनकम्प्लीट पेन कितने बचेंगे, 40।
अब हम लोग यहाँ से इधर जा रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब रिएक्शन हो रहा है तो कैप का क्वांटिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पहले कैप कितने थे, फिर कितने हो गए, फिर कितने हो गए? दूसरा रिएक्टेंट कौन है? इनकम्प्लीट पेन। पहले कितने थे? 100, उसके बाद 80, उसके बाद 40। इसका मतलब जब हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो रिएक्टेंट का क्वांटिटी बढ़ता है कि कम होता है? मतलब बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट का क्वांटिटी कम होगा। जब रिएक्टेंट का क्वांटिटी कम हुआ इसका मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? अब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ेगा। पहले कितना था? 0, फिर कितना था? 20, फिर कितना था? 60। मतलब यहाँ से इधर आ रहे हैं तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ेगा। समझ में आता है? जब कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूँ मैं तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल वन। इफ मैंने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को कांस्टेंट रखा और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को बढ़ाता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इफ मैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को कांस्टेंट रखता हूं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कम करता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इफ हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कांस्टेंट रखते हैं और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को चेंज करते हैं, इफ हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को चेंज करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को बढ़ाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को कम करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन बोथ आर डिफरेंट। सिंपल वर्ड में बताता हूँ कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन का डिफरेंस। खुद के लिए चाय बनानी है तो दूध ज्यादा होता है और पानी कम होता है, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड चाय है। अब कोई ऐसा मेहमान घर में आया है जो हमको नहीं पसंद और हमेशा वो चाय पीने के टाइम पे ही आता है और आपके पेरेंट्स से बोला आप उनके लिए चाय बनाओ, क्या करोगे? पानी ज्यादा रहेगा मतलब सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा और सोल्यूट कम रहेगा। तो जिसमें सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंस कम होता है उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कभी-कभी लिखा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसका मतलब उसमें सोल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा होता है, और डाइल्यूट का मतलब होता है सोल्यूट का क्वांटिटी कम होना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन की बात आती है। अब जब हम रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं तो किसका क्वांटिटी कम हो रहा है और किसका क्वांटिटी बढ़ रहा है? तो मैं बोल सकता हूँ कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा कम होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा। सही बोला गलत बोला? सही है ना? तो जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। इस रिएक्शन की बात करता हूँ, ये रिएक्शन मैंने क्लोज कंटेनर में किया, ठीक है? ऐसे क्लोज कंटेनर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मैंने H2 के मॉलिक्यूल्स यूज किए 300, N2 के मॉलिक्यूल्स यूज किए 100, तो NH2 कितना रहेगा? 0, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू नहीं किया। अब मैंने बोला टाइम 35 सेकंड के बाद मुझे NH3 के 20 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिले। कितने? 20 मोल्स मिले। इसका मतलब इस 20 मोल जब मिले तब मेरे पास H2 कितना बचा? H2 कितना बचा? चलो आपके पास कितने H2 थे? पकड़ कर बोलते हैं कितने थे? 300। दो अमोनिया बनाने के लिए आप कितने H2 यूज करोगे? 2 अमोनिया बनाने के लिए पक्का ना? तो 10 अमोनिया बनाने के लिए 30 यूज करोगे ना? तो 20 अमोनिया बनाने के लिए 60,
गलत। 2 अमोनिया बनाने के लिए आपने 3 H2 को यूज किया। रेशो कितना है? 2:3। तो आप 20 अमोनिया बनाने के लिए कितने H2 को यूज करोगे? कैसे? 2 अमोनिया बनाने के लिए 3 H2 को यूज किया। कितने अमोनिया बनाने हैं? तो 20 अमोनिया बनाने के लिए कितने H2 यूज करेंगे? आपके पास थे कितने? यूज कितने किए? तो बचे कितने? तो यहाँ पे कितने मतलब H2 बचे? 270। 2 अमोनिया बनाने के लिए 1 N2 को यूज करना है। 2 अमोनिया बनाने के लिए 1 N2 को यूज करना है। तो 20 अमोनिया बनाने के लिए कितने N2 को यूज करोगे? 10। कितने में से? 100। 100 में से 10 चले गए तो बचे कितने? 90। अब हम इधर से इधर आ रहे हैं। ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं, तो रिएक्टेंट का क्वांटिटी बढ़ा कम हुआ? और किसका क्वांटिटी बढ़ा? हम टाइम को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? रिएक्टेंट का क्वांटिटी और प्रोडक्ट का क्वांटिटी पक्का ना? ऐसे होगा। ओके, अब इसको सिंपल वर्ड में और देखते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि हमने रिएक्शन शुरू ही नहीं किया, तो रिएक्टेंट इतने हैं मैक्सिमम और प्रोडक्ट 0 है। रिएक्शन शुरू होगा तो क्या होगा? रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो रिएक्टेंट्स का क्वांटिटी कम होगा, प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ेगा। अब रिएक्शन यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है। ऐसा क्यों जा रहा है? तो इसमें बोला एनर्जी हमेशा हायर से लोअर जाती है, इसलिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है, और इसीलिए हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। और जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे तो जिसका क्वांटिटी से कंसंट्रेशन ज्यादा था उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, और जिसका कंसंट्रेशन कम था उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। अब ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। अब जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। व्हाई? रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम के ऊपर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। इक्विलिब्रियम बोलेंगे? नहीं, इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ये नहीं होता दोनों का क्वांटिटी सेम होना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रिएक्शन में फिर से क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? लेकिन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जिसका क्वांटिटी ज्यादा है वहां से रिएक्टेंट जिसका क्वांटिटी कम है वहां पे होना चाहिए। तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो रहेगा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब रिएक्शन ओनली वन वे होना चाहिए या टू वे होना चाहिए? अब मैंने बोला ये रिएक्शन ऐसा है तो कहां जाएगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अब मैंने बोला ऐसा है, इसका मतलब इसके हिसाब से जैसे एनर्जी का ट्रांसफर दोनों साइड से होता है वैसे ही रिएक्शन भी दोनों साइड से होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट जो रहेगा वो प्रोडक्ट में जाना चाहिए, जब प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्रोडक्ट जो रहेगा वो रिएक्टेंट में आना चाहिए। ऐसा फर्स्ट लॉ बोलता है। अब रियल में देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूं मैं कि हमने कार्बन का रिएक्शन किया और कार्बन का रिएक्शन हमने O2 के साथ किया। कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ किया और O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? CO। क्या मिला? CO। अब धीरे धीरे क्या होगा? कार्बन का क्वांटिटी ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा और CO2 का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। अब एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त के ऊपर CO2 का क्वांटिटी इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा। उस टाइम क्या होगा? उस टाइम क्या होगा? CO2 जो रहेगा वो किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन प्लस
O2 में। एक एग्जांपल देखो, अब मैंने बोला यहाँ पे बहुत सारे पेजेस रखे हैं मैंने, कॉपी के पेजेस, क्वांटिटी ज्यादा है, उसको आग लगा दी, क्या होगा? जल जाएगा, ऐश में कन्वर्ट होगा। अब वो जल रहा है, इसका मतलब पेपर का क्वांटिटी कम हो रहा है, ऐश का क्वांटिटी, रिएक्शन इधर जा रहा है, कहाँ से? पेजेस से ऐश की तरफ। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन पेजेस तो बचे ही नहीं, क्या बचा? अब क्या हुआ? ऐश का क्वांटिटी ज्यादा है और पेपर का क्वांटिटी कम है, रिएक्शन उल्टू होना चाहिए, और उस ऐश से क्या बनना चाहिए? बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जब फर्स्ट लॉ बोलता है कि प्रोसेस दोनों साइड से होता है, then why some reactions occurs only in one direction? वो भी तो दोनों साइड पे होने चाहिए ना। तो जब आपके पास कार्बन का क्वांटिटी ज्यादा है, CO2 का क्वांटिटी कम है, तो कार्बन से CO2 बनना चाहिए। और जब ऐसा लगा कि नेचर में CO2 बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उल्टा होना चाहिए, और ये वाला CO2 जो रहेगा ये कार्बन प्लस O2 बनना चाहिए। चलो ये बोला ना दोनों साइड में होना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। वाह। तो क्वेश्चन हमको ये है कि जब ये बोलता है कि दोनों साइड में प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन प्रोसेस जहाँ पे दोनों साइड में नहीं होती है, तो वो क्यों नहीं होती है वो ढूंढना है। तो इसका लिमिटेशन क्या रहेगा? ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये तो सिलेक्टेड प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे ए और बी में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है नॉर्मली? ए या बी? अब ये ढूंढेंगे ए और बी में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और वो क्यों पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल होगा? सोच के देखो, 10 सेकंड दिए, इनफ टाइम है। क्यों ऐसा हुआ होगा कि दूसरा रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, एक ही रिएक्शन क्यों हो रहा है? इसमें ऐसा होना चाहिए ना, H2 का रिएक्शन N2 के साथ किया तो NH3 बना, अब धीरे धीरे NH3 का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा? आए वापस, NH3 से क्या मिलेगा? H2 और N2। नहीं हो रहा है। CO2 में तो स्टेबल है, कंपाउंड स्टेबल है, नेचर में है ना, मतलब स्टेबल है। सर लेकिन बी में अगर उनको अलग होने तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। CO2 को अगर डिसोसिएशन करना है C+O2 तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, इसमें क्या बोलते हो? इसमें भी तो बॉन्ड इधर भी तोड़ना है, वापस आएंगे तो भी तोड़ना है। चलो कोई बात नहीं, वेल ट्राई, थोड़ा थोड़ा ठीक भी है। अब ये पुराना वाला पीक फिर से निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने वो आयरन का बॉल रखा है जिसको मैंने बोला कैपिटल B है, और ये ग्राउंड लेवल है जिसको मैंने C बोला है। अभी बॉल कहाँ पे है? B पे। अब दो कंडीशन एज्यूम करो, एक में ये जो बॉल है वो B पे है और दूसरा बॉल जो रहेगा वो C पे है। किस बॉल के पास एनर्जी ज्यादा है? कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास जो एनर्जी है इसके पोजीशन की वजह से है। तो आप B और C दोनों को कंपेयर करते हो तो B का पोटेंशियल एनर्जी C से ज्यादा है। अब दो बातें हैं, या तो B से C में लेके आते हैं, या तो बॉल C में रहेगा तो C से B में लेके जाते हैं। कौन सा रिएक्शन इजीली होगा? मतलब कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? मतलब कौन सा रिएक्शन फिजिबल है? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला ही फिजिबल क्यों है, ये क्यों नहीं है? आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसका एनर्जी ज्यादा है? अब एक जन सामने बैठता है, यहाँ उसको मैंने यहां से उड़ा के पीछे बिठा दिया। अब उसको पीछे की साइड पसंद है, पीछे बैठना पसंद है, तो अब बताओ वो पहले ज्यादा स्टेबल था या अभी ज्यादा स्टेबल है? तो वो वहीं पे रहेगा, फिर से मुझे रेफरेंस करके सामने बैठना है करके वही बैठेगा। तो वो कोई भी ज्यादा कहाँ पे है? वहीं पे ना जो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इफ ये पीछे बैठना पसंद है इसको, तो इसको मैंने पीछे बिठा दिया, बोलेगा बहुत सही बात, आई एम वेरी स्टेबल देयर। लेकिन इफ कुछ लोग ऐसे जिनको वहां बैठने के बाद दिक्कत हो रही है, तो वहां जाने के बाद उनका
स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, तो वो वहां बैठना पसंद करेंगे, फिर से बोलेंगे सर मुझे सामने बिठा दो। तो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर। इफ कोई किसी जगह जाने के बाद स्टेबल हो जाए तो वो वहां रहना पसंद करेगा, लेकिन वहां जाने के बाद वो अनस्टेबल होगा तो वहां रहना पसंद नहीं करेगा। अब ये बी जो है वो यहाँ से इधर आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे उसका एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे इसका एनर्जी कम है, और जितना एनर्जी ज्यादा होता है उतना स्टेबिलिटी कम होता है। एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्सली है। अब इसमें बी का एनर्जी ज्यादा है और सी का एनर्जी कम है, तो बी यहां से इधर आएगा, तो वो हायर एनर्जी से लोअर में आ रहा है, लोअर से हायर जा रहा है। मतलब हर कोई चाहता है स्टेबल बनने के लिए, और वो स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। अब दो बातें, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेबिलिटी is inversely proportional to energy। एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने ग्राफ निकाला, इधर मैंने लिखा एनर्जी, यहां पे लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। ग्राफ निकाल दिया लास्ट में। ये जो मैंने ग्राफ निकाला है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का है कि एक्सोथर्मिक? पक्का? कैसे पता चला? मुझे भी तो पता चले किसका होता है, कैसे पता चले? दो ऑप्शन था ना, एंडो या फिर एक्सो। कैसे पता चला? एनर्जी बढ़ गई, दैट्स बेटर। रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तब उसने एनर्जी को गेन किया, और जिस रिएक्शन में एनर्जी गेन होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें ज्यादा एनर्जी किसका है, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन है? समझ रहे ना? तो जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम, तो इनमें से दोनों में से किसका एनर्जी ज्यादा है? इसका मतलब प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी। तो इफ हम इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो मौका मिलेगा तो वापस रिएक्टेंट बन जाएगा, सही है ना? मौका देखेगा, मौका मिला तो वापस रिएक्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा, तो कंडीशन वही होगी ना जो पहले थी। इट मींस ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, हमने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए ऐसे। अब बताओ किसका एनर्जी ज्यादा है, तो किसका कम होगा? तो कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन किसमें जाना पसंद करेगा? मतलब आप जब रिएक्शन करोगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट स्टेबल है, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल्टा H इज लेस देन 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ जिस रिएक्शन में डेल्टा H का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा रहेगा और प्रोडक्ट का एनर्जी कम रहेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी कम था और प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा है, और ऐसे रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी ज्यादा है और प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, वो रिएक्टेंट में ही रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओनली दोज रिएक्शंस आर फीजिबल इन व्हिच डेल्टा H इज नेगेटिव और डेल्टा H इज पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं ये लिख सकता हूँ फिजिबिलिटी के लिए कंडीशन नंबर 1 डेल्टा H विल बी लेस देन 0, देन रिएक्शन विल बी फीजिबल, अदरवाइज नॉन फीजिबल। देखते हैं क्यों। ये कौन सा कंबशन रिएक्शन है? तो बोला था मैंने कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H विल बी लेस देन 0, सही है? डेल्टा H लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा था, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, और इसीलिए ये रिएक्शन होता है। आपने बोला था ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा?
क्योंकि जब इसका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू, रिएक्शन उल्टा है ना, साइन चेंज कर दो। तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव था, इसका डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन 0। ये पूरा रामायण महाभारत इसके लिए देखा था। डायरेक्टली मैं ये 2 मिनट में खत्म करके ये भी बता सकता था, 20 मिनट बच के रहते, लेकिन ये सब इसके लिए था। ठीक है, अब इस रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, और ये कंडीशन बताती है कि जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम है, और इसलिए ये प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसीलिए कार्बन प्लस O2 CO2 बनता है, CO2 से कार्बन प्लस O2 नहीं मिलता। दैट इज द रीजन। समझ में आ रहा है? तो पहली कंडीशन फिजिबिलिटी के लिए कौन सी है, पहली बोला, इसका मतलब आखिरी नहीं हो सकती है। तो पहली कंडीशन क्या है, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन फिजिबल रहेगा, और ऐसा होता है। एग्जांपल एक और बताता हूं मैं। यहाँ पे मैंने एसिड लिया, कौन सा, भूकंप नहीं है, कौन है, एसिड है, बेस है, अभी तो बोला एसिड है। ये कौन है, पक्का, इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला रिएक्शन है जो 11th में पूछ रहा हूं मैं। अब इसको बोल सकते हैं इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पढ़ा था डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में। अब बात ऐसी है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्वेश्चन समझ ही गए होंगे, वो फलक समझ गया, देखो वो पेज में डाल दिया। मैं आपको ये पूछ रहा था कि जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हीट को रिलीज करता है। मैंने 4 के लिए लिख के दिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वीक एसिड वीक बेस। वो समझ गया, उसने पेज पलटा के देख भी लिया। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, और इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो कितना होता है, -57.1 किलो जूल, इतना एनर्जी रिलीज करेगा। कब, जब किसी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो NaCl बनेगा, वाटर बनेगा, और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अरे सीधा रिएक्शन पॉसिबल है या उल्टा? उस रिएक्शन को पॉसिबल बोलेंगे जिस रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो फॉरवर्ड के लिए नेगेटिव है, तो बैकवर्ड के लिए पॉजिटिव। इसीलिए एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन करते हैं तो NaCl प्लस वाटर बनता है, लेकिन NaCl और वाटर का रिएक्शन करते हैं तो हमको एसिड और बेस नहीं मिलता है, हमको मिलता है ऐसा। NaCl का रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ लिखा जाता है NaCl एक्वस, ऐसा लिखा जाता है, NaOH या HCl नहीं लिखा जाता है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है ये अभी मैंने बताया, समझा नहीं समझा? तो इफ आपको कोई पूछता है कि जब फर्स्ट लॉ होता है कि दोनों साइड में होना चाहिए तो रिएक्शन एक ही साइड में होता है, तो एक ही साइड में होने के लिए ये है रीजन नंबर 1। ये वही रिएक्शन पॉसिबल है जिस रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है। अब इस रिएक्शन की बात करते हो, अमोनिया के फॉर्मेशन वाली, तो इस रिएक्शन में आप आगे जाते हो तो इसका डेल्टा एच इज लेस देन 0 है। तो जब वापस आओगे तो क्या होगा, डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन 0। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, और इसीलिए इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है, बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझा? तो रिएक्शन का फिजिबिलिटी बताने वाला पहला फैक्टर कौन सा है, डेल्टा एच। और उसमें से भी आपको कौन सी कंडीशन पसंद है, डेल्टा एच शुड बी, समझा? कुछ जो समझा वो 4 लाइन में लिखो। कितने लाइन? पूछूंगा तो चारों की चारों आनी चाहिए। जो समझा वो लिखने के लिए बोला है। तो अब किसी ने पूछा कि ये रिएक्शन वन डायरेक्शन में क्यों जाती है, तो उसका रीजन बता देना।
ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है और दूसरे में पॉजिटिव होता है। इसका दूसरा रीजन फिजिबिलिटी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। व्हाई सम रिएक्शंस आर पॉसिबल ओनली इन वन डायरेक्शन। तो पढ़ना इतना सा है थोड़ा सा, बीच में जो देखा ना वो उसका इंट्रोडक्शन था, मतलब बेस कर